बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमने अभी तक शॉर्ट शेयर्स, ब्रांच अकाउंटिंग और इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये तीनों टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिए। सही है, इनको क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया, इनके टॉपिक इनको अंडरस्टैंड भी कर लिया ब्रीफ से। अब जिस तरीके से कवरेज की जा रही है, कवरेज का बेसिक पर्पज़ स्पीड से कवर करने का ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपके जहन में आइडियाज़ या आपके जहन में बातें आने में देर ना लगे। तमाम चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट अगर एक साथ एक बार में आपने किया हुआ होगा या रिवीजन के लिए ना, तो रिवीजन अच्छा होता है इससे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो रेशोज़ है। सही है। अच्छा, बीकॉम में जो है, बीकॉम के लेवल पे रेशोज़ मीन्स ओनली कंप्यूटेशन। सही है, ये कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज़ जो है वो पूछ रहा है। ये उनकी एनालिसिस नहीं पूछ रहा कि जो रिज़ल्ट आया है उसका उसका मतलब क्या है। सही है, उसकी एनालिसिस नहीं पूछ रहा। रेशोज़ बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है वो एनालाइज करना ही होता है। कोई भी पर्सन, कोई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रेशोज़ निकाले जाते हैं, कुछ कंप्यूट किए जाते हैं, कुछ डिविजन्स निकाली जा रही होती है। देख रहे होते हैं कि भाई क्या चीज़ किस प्रोपोर्शन में है, क्या कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है। इवन तो सामने पिक्चर कुछ और हो, अगर रेशोज़ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, देन ये सपोज़ अज्यूम कर लिया जाता है कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास कंसिस्टेंट लॉसेस नज़र आ रहे हों कंपनी में, या कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी है, हमें नज़र आ रहा है कंपनी तो बंद पड़ी है, लेकिन उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स मौजूद है, लाइबिलिटीज़ उसकी बहुत कम हो। जब एसेट्स उसके पास मौजूद है तो इसका मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। सही है, वो कुछ भी ऑप्ट कर सकती है। तो रेशियो एनालिसिस जो हमें रिजल्ट देता है ना, वो ये बताता है कि अगर इसके पास एसेट ज़्यादा मौजूद हैं, लाइबिलिटीज़ कम है, तो ये आगे प्रोग्रेस कर सकती है। लेकिन अगर रेशोज़ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो ख़राब है, इवन दो वो चल रही है, तो ये थोड़ा-सा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हम यहाँ पे सिर्फ रेशोज़ की कंप्यूटेशन देखेंगे और स्लाइडली ये डिस्कस करते हुए जाएंगे, क्योंकि ऐसे नज़र नहीं आएगा कि कोई सा रेशो है तो उसका पर्पज़ क्या है, उससे हम मालूम क्या कर रहे हैं। बीकॉम में जो रेशोज़ मौजूद हैं वो सबसे फेमस करंट रेशो, दूसरा क्विक एसिड रेशो, तीसरी कंप्यूटेशन आपको देते हैं ये वर्किंग कैपिटल। सही है। अब बहुत ज़्यादा हो गया तो रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, देन अगेन रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इसी तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज एंड आपसे पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। अच्छा, ये रिसीवेबल और इन्वेंट्री की तरह से क्रेडिट टर्नओवर भी देता है वैसे। सही है, लेकिन हमारे पास जो बीकॉम में रेशोज़ हैं वो यही हैं। अब और भी पढ़ लेते हैं आप। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। सही। इसके अलावा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एसेट, ये हो जाएगा। सही है। इसके अलावा
गियरिंग रेशो हो गया। अब इससे ज़्यादा जाने की बीकॉम के लेवल की ज़रूरत नहीं है, वैसे बीकॉम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सही है, तो अब हम लाइन से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा रेशो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले करंट रेशो, करंट रेशो कंप्यूट होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सही है, ये है फॉर्मूला करंट रेशो का। ये करंट रेशो ये बेसिकली बता रहा होता है कि कितने एसेट आपके पास मौजूद है टू सेटल सिंगल यूनिट ऑफ लायबिलिटी। सही है, मसलन आपके पास 200 के करंट एसेट है और 100 की लायबिलिटी है, रिजल्ट आया 2। सही है, तो ये बता रहा है कि आपके पास जितनी लायबिलिटी है उसको सेटल करने के लिए तकरीबन उसके 2 गुना आपके पास एसेट मौजूद है। सही। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिए ये है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या है, इस लेवल पे सिंपल ये समझिए। करंट एसेट आपको वैसे एक्सट्रैक्ट करने को कहीं नहीं दिया जाएगा, करंट एसेट आप बताएंगे कौन कौन से। आपको जो सिंपल सा दे दिया है करंट एसेट की वैल्यू इतनी है, करंट लायबिलिटी की इतनी है, लेकिन ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो कि विदिन 12 मंथ आप रियलाइज़ कर सकते हो। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो कि विदिन 12 मंथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे पे करें। सही है, तो 12 मंथ्स के ऊपर सिंपल है। और यूजुअली इसमें यूजुअली नहीं, यानी कि कोई भी अगर स्टॉक का आइटम है तो वो इसमें शामिल होता है। सिमिलर चीज़ क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सही, ये क्या बता रहे हैं, स्टॉक जो है वो आपका बेसिकली एक ऐसा आइटम है जो आपके नॉर्मल ऑपरेशन से बिलोंग करता है। सही, अगर आप सेल रोक दो, आप एक कुछ भी सेल ना करो या स्टॉक फॉरन निकल रहा है, आप इमीडिएटली आपके पास ऐसे एसेट जो कि इमीडिएटली पे ऑफ हो सकते हैं। सही है, सेटल हो सकते हैं। ऐसे एसेट कितने मौजूद है पर यूनिट ऑफ लायबिलिटी। स्टॉक जो है वो बेसिकली क्योंकि आपके ऑपरेशंस का पार्ट है तो वो आप जब सेव करोगे तब रियलाइज़ होगा। सही, और रियलाइज़ भी वो उस कंपनी शक्ल में होगा कि वो कोई दूसरे एसेट की शक्ल ले रहा होगा, या तो वो रिसीवेबल बन रहा होगा या वो कैश में आ रहा होगा। सही, तो स्टॉक को निकाल देते हैं क्यों, क्योंकि उसको रियलाइज़ होने में टाइम लगेगा, उसकी एक साइकिल है, उस वो साइकिल उसे कंप्लीट करनी है। सिंपल करंट एसेट में से स्टॉक के अलावा जितने भी एसेट हैं वो मेरे पास सेटलमेंट के लिए तैयार है। तो वो सारे के सारे एसेट में पर यूनिट ऑफ लायबिलिटी के अगेंस्ट कितने ऐसे एसेट मेरे पास मौजूद हैं, मुझे कोई एसेट रेशो या एसेट टेस्ट रेशो या कोई रेशो बता रहा होता है। मसलन 200 की करंट एसेट थे, इसमें से 15 का स्टॉक था और 185 की लायबिलिटी। आंसर आ गया। सही, इसका मतलब है मेरे पास जितनी करंट लायबिलिटीज हैं जो मुझे पे ऑफ करनी है इमीडिएटली, वो सारी की सारी करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट सिर्फ उतने ही मेरे पास एसेट मौजूद है जितनी कि मेरे पास लाइब्रेरी है। सही, यानी वो सारे के सारे जो मेरे पास एसेट हैं वो सब के सब सिर्फ लाइब्रेरी पे ऑफ करने में निकल जाएंगे, वो मैं अपने बिजनेस में नहीं लगा पाऊँगा। सही है, अगर मैं अपने बिजनेस में लगाता हूँ तो कोई लाइब्रेरी डेकर हो रही है। सही है, आपको ये एनालिसिस करने को नहीं दी जाएगी, नहीं पूछा जाएगा एनालिसिस करने से। आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी।
सही है, ये फॉर्मूला याद रखें, एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसका कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा भी नहीं आता कि आप एक चीज़ कंप्लीट करो तो फिर दूसरी चीज़ कंप्लीट हो रही है। सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर के ऊपर थोड़ा सा वो कर लेते हैं। इसके अलावा आपके वर्किंग कैपिटल है, ये अभी तक जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं बहुत आसान है। ये सिंपल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सही है, ये आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये मेरा ऊपर का जो आ रहा है ये पूरा का पूरा 185 भी मौजूद है और 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी मेरे पास एसेट मौजूद है सिर्फ और सिर्फ वो तो लायबिलिटी सेटअप करने में निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल तो कुछ बचा ही नहीं, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी मैंने कैसे सब कुछ खत्म हो गया। सही है, वर्किंग कैपिटल कौन सा कैपिटल है? वो कैपिटल है जो कि मेरे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सही है, जो मेरे ऑपरेशंस में जो कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो वर्किंग कैपिटल, टोटल इक्विटी माइनस करंट एसेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। सही है, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, रिजल्ट आपका सेम है। अच्छा, अब चलते हैं रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो दो तरह से कंप्यूट होता है, एक आपका रेशो की सूरत में कंप्यूट होता है, सही है, और एक आपका डेज में कंप्यूट होता है। रेशो में जो कंप्यूट होता है वो कैसे कंप्यूट होता है, वो आ रहा है नेट क्रेडिट सेल। अच्छा, क्रेडिट सेल अगर एग्जाम में दी हुई है तो आप क्रेडिट सेल ले लोगे, अगर क्रेडिट सेल नहीं दी हुई तो जो सेल की वैल्यू है ना वही नेट क्रेडिट सेल है, अनलेस कि कुछ और वो बताया कि भाई इतनी सेल है, इसमें से इतना कैश पर हुई है और इतनी जो रिमेनिंग जो है वो क्रेडिट हुई है, तो फिर आपको क्रेडिट कॉस्ट में डाटा दे दिए और आपको कंप्यूट करनी होगी क्रेडिट सेल। अगर डाटा नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं बोला और सिंपल सेल लिखा है, तो मैं वो सेल को क्रेडिट सेल कंसिडर करूँगा। डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। सही। अच्छा, एवरेज रिसीवेबल कैसे आएगा? अब या तो वो एवरेज रिसीवेबल आपको एग्जाम में दे देगा, या आपको वो मंथली रिसीवेबल से देगा कि जुलाई अगस्त सितंबर से लेके जून तक ये अमाउंट थी। आप इन सब को ऐड करोगे और इसे डिवाइड कर दोगे 12 से, ये आपके पास एवरेज आ गया एक साल का। बिल फर्ज अगर एक साल का नहीं दिया हुआ, उसने आपको 2-3 साल का डाटा दिया, सही है, एक साल का ये मंथली वाला डाटा नहीं दिया, एक साल का मंथली वाला डाटा नहीं दिया, सिर्फ एक ही फिगर दे दिए, तो आप उसी रिसीवेबल को सिंपल एवरेज रिसीवेबल ले लोगे। अगर वो भी नहीं दिया, 2-3 साल एक साथ दे दिया, तो आप 2-3 साल के रिसीवेबल को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे, 2 साल दिए तो 2 से, 3 साल दिए तो 3 से। सही। तो ये कंप्यूट करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, एवरेज रिसीवेबल ये कंप्यूट हो जाएगा। और ये जो आएगा ये रेशो है। सही, ये रेशो क्या बता रहा है? ये रेशो ये बता रहा है कि जो मेरे रिसीवेबल हैं, सही है, पर यूनिट ऑफ रिसीवेबल कितनी सेल हुई है। सही, जितनी सेल मेरी ज़्यादा हुई होगी, जितनी सेल मेरी ज़्यादा हुई होगी पर यूनिट ऑफ रिसीवेबल, इसका मतलब है मुझे रिकवरी उतनी बेहतर है। अब इसको मैं किस तरीके से बेस में कर सकता हूँ? इसको मैं ऐसे बेस में कर सकता हूँ, 365 से डिवाइड कर दी है ये जो रेशो है इसे, रिसीवेबल टर्नओवर जो आ रहा है उसको मैं 365 को अगर रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो टर्नओवर इन डेज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर मेरे पास 1 मिलियन की सेल है, सही, और 2 लाख के डेट रेस सही, एवरेज डेट रेस, तो ये मेरे पास आ गया रिजल्ट 5, सही। मैं 365 को 5 से डिवाइड कर दूँ, ये मेरे पास आ गया 5 टाइम्स, यानी जो मेरी सेल्स है वो 5 टाइम्स ऑफ रिसीवेबल है, यानी 1% को मैं 5 दफ़ा एक साइकिल कंप्लीट होती है मेरी, सही है। यानी 1% को जब मैंने सेल की है, कोई भी मेरे जो रिसीवेबल है उसको ऊपर मैं 5 दफ़ा एक साइकिल पूरे साल में कंप्लीट करता हूँ सेल की, सही। रेशो मेरा ये बता रहा है। और डेज़ में अगर मुझे कंप्यूट करना है तो डेज़ क्या बता रहे हैं, 365 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा 71, ये आ जाएगा 73, 73 आ जाएगा 73 डेज, यानी इसका ये मतलब है कि मैं 73 डेज़ में एक रिसीवेबल यूटिलाइज़ कर लेगा, सही है। मैंने अगर किसी को दिया है, आज मैंने सेल किया, तो विदिन 73 डेज़ ऑन एन एवरेज मुझे साल में वो सेल रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगी मुझे, यानी उसके पैसे जो है मुझे वापस आ जाएंगे, सही है। उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो मुझे रिसीव हो जाएंगे, यानी मैंने जो क्रेडिट दिया हुआ है वो 2 महीने से 2.5 महीने का दिया है, सही, क्रेडिट पीरियड। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या बता रहे हैं, रेशो बता रहे हैं कितने टाइम्स मेरा जो सेल है वो रिसीवेबल पे कितने टाइम्स मेरी सेल है, मतलब मैं पूरे साल में कितने दफ़ा सेल कर पाता हूँ एक पर्सन को, सही, ऑन एन एवरेज। और इसी को मुझे डेज़ में निकालना हो तो मैं 365 से इसी रेशो को डिवाइड करता हूँ, 365 को इस रेशो से डिवाइड करता हूँ। सिमिलर इज़ द केस विथ इन्वेंट्री टर्नओवर, यहाँ पे भी मैं आपकी वहाँ पे सेल ले रहा था, यहाँ पे मैं लूँगा कॉस्ट ऑफ सेल और डिवाइड कर दूँगा उसे एवरेज इन्वेंट्री से। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने क्यों ली, क्योंकि इन्वेंट्री की यूटिलाइजेशन कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल में नहीं है, सेल प्राइस मैं खुद डिसाइड करता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसे इम्पैक्ट करेगा अगर मैं यहाँ पे सेल लेके चलूँगा, सही है। मैं यहाँ पे कॉस्ट लेके चलूँगा, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट है, जहाँ पे रिसीवेबल भी सेल की वैल्यू पे था, सेल प्राइस पे था, और मेरे पास जो सेल है वो भी थी। कॉस्ट क्योंकि कॉस्ट पे, इन्वेंट्री क्योंकि कॉस्ट पे, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल लूँगा। और सिमिलर मैं अगर 365 को डिवाइड कर दूँ इस रेशो से, तो मेरे पास इन डेज़ कंप्यूट हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर। कोई मसले यहाँ तक, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये आपके बीकॉम में जो पूछा जाता है ना वो कवर हो गया, और इतने सिंपल से रेशो एनालिसिस बीकॉम। ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब, ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब मेरा एक साइकिल, जब मैंने कोई आइटम लिया से लेकर के, यदि जब मैंने कोई आइटम लिया है उससे लेकर के जब मैं उसके अगेंस्ट सेल करके पैसे ले लेता हूँ, ये पूरी एक साइकिल है। मैंने लिया, इन्वेस्ट की, लेने के बाद प्रोडक्शन में डाला, प्रोडक्शन के बाद सेल डिपार्टमेंट को दिया, फिर सेल हुई, फिर सेल के बाद मुझे उस सेल के अगेंस्ट प्रोसीड रिसीव हुई, प्रोसीड रिसीव होगी, अब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। तो ये साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल की कंप्यूट करने का तरीका क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज प्लस रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, दोनों को जमा कर लें। मेरी इन्वेंट्री कितने डेज में रिसाइकिल होती है, तो उसको मैं ऐड कर दूँ, कितने सेल है, कितने डेज मेरा रिसीवेबल रिसाइकिल होता है, दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगी। यहाँ तक कोई मसला, कोई मसला नहीं यहाँ तक। अच्छा, आप बी कॉम की जो सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट यहाँ तक। अब ये मैंने इजाफी आप लोगों को कुछ बताएं, गेयरिंग रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप सबको पता ही होगा,
मेरे ख्याल से मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, बस ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सही है। और दूसरे, इसमें मेरे ख्याल से मुझे डिटेल में जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दूसरी क्या है? दूसरा आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये आपके पास नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, सही। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही। बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, अब ये कर लो ज़्यादा बेहतर, सही। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका ये फॉर्मूला है, सही। एक मिनट, सही। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने क्या लिखा? नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट। अब इसको कंप्यूट करने के लिए आपको जो एग्ज़ामिनर है वो कुछ प्रॉफिट्स दे सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही। और ये तीन चीज़ें आपको बता सकते हैं नेट प्रॉफिट। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो है नेट प्रॉफिट के साथ, सही। नेट प्रॉफिट के साथ है डिवाइड बाय टोटल एसेट, सही। दूसरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। इसके अलावा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। बीकॉम के लेवल पे पूछ लिया जाता है इसका भी इसका भी। बेसिकली जो आपकी प्रोडक्शन या आपकी एफर्ट्स से रिलेट हो रहे हैं ना चीज़, वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको मेनली आपका प्रॉफिट बता रहे हैं कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आपके हाथ में नहीं है, टैक्स का इम्पैक्ट आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें आपके हाथ में है वो इस एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट से कितनी आई हैं, सही। ये रिटर्न ऑन एसेट जो है वो बता रहे हैं आप एसेट के ऊपर कितना रिटर्न ले रहे हो। जो एक्चुअल आप रिटर्न ले रहे हो वो ये है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट। कभी भी अगर सिंपल रिटर्न ऑन एसेट कंप्यूट करने को बोले तो आपका ये फॉर्मूला है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसे बोल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, सही, और आपके पास डाटा यही अवेलेबल है तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसे कह के कंप्यूट कर लो। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न कितना मिला, सही, उसको आप डिवाइड कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, सही है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब आपको जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो है रिटर्न, जो ये इस ब्लॉक्स में बनी हुई है इसको आपको सिंपल याद रखना है, जो बीकॉम में आपको कौन है। बाकी चीज़ों को अभी इतना जहन में लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल मैंने बता दिया है, इसे इतना एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लेवल पे वो सारे रेशोज़ नहीं है जो कि या अगर कुछ आ भी रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम को इतना इम्पेक्ट नहीं करे, एग्ज़ाम में पूछे नहीं जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, सही है। तो उन रेशोज़ की तरफ ना जाएं तो बेहतर है।
रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सही। दूसरा आपके पास आता है गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो क्या बताता है? गियरिंग रेशो ये बताता है कि मैंने जो कैपिटल, जो पैसे लगाए हैं बिज़नेस में, जो मेरा कैपिटल है और जो मैंने किसी से क़र्ज़ लेकर के जो मैंने बिज़नेस में लगाए हैं, तो उसमें टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरी भी है, किसी और की भी है, जो भी है, मिला करके जो बिज़नेस के ऑपरेशंस को चला रहे हैं, उसमें कितना पोर्शन डेट का है और कितना पोर्शन मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट का है। सही। मतलब मैं बेसिकली कुछ लॉन्ग टर्म्स लोन ले लेता हूँ बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए। सही। कुछ लॉन्ग टर्म लोन लेता हूँ ताकि मैं बिज़नेस को सपोर्ट कर सकूँ, प्लस मेरा अपना कैपिटल होता है। तो ये बता रहा है कि टोटल डेट जो मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो लिए हुए हैं बैंक से या किसी से भी, और टोटल इक्विटी, मेरी टोटल इक्विटी का कितना पोर्शन डेट है। सही है। मतलब अगर मैंने लिया हुआ है 1 मिलियन की, मैंने टोटल डेट ली हुई है, और मैंने अपना जो बिज़नेस में इंजेक्ट किया था वो 5 लाख किया था। सही है। तो इसका मतलब है रिज़ल्ट आ गया 2। गियरिंग रेशो है मेरा 2। ये ख़तरनाक चीज़ है। ये बोल रही है कि जो मेरा बिज़नेस है वो मेनली तो रिलाई कर रहा है फॉरेन सपोर्ट के ऊपर। सही है। आउटसाइडर सपोर्ट के ऊपर मेरा बिज़नेस जो है वो रिलाई कर रहा है, वो मेरी अपनी कैपिटल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। मेरा कैपिटल तो कम है। सही है। मुझे हर हालत में इस बिज़नेस से रिटर्न जनरेट करना होगा। मैं रिटर्न जनरेट करूँगा, मैं तभी वो लायबिलिटी पे ऑफ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं वो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाऊँगा। सही है। तो कैपिटल आपका अपना जितना हो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। तो ये है गियरिंग रेशो। अब अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए जहन में आप जा कर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें फास्ट पेपर के, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सिंपल से सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको। चीज़ें प्रिसाइजली लिख कर भी दे देते हैं। हम एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्या है? पास्ट पेपर को उठाते हैं, 2 साल दिए हुए इसमें। सही है। और देखते हैं क्या है। चलो जी, क्वेश्चन लिख लें, जल्दी से कर लेते हैं। मैं ये जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि the following data has been extracted from the statement of financial position of ABC लिमिटेड। क्या है भाई डाटा? डाटा है, इन्होंने 2019 और 2018 का डाटा दिया है। क्या डाटा है? डाटा में ये बोल रहे हैं, हमारे पास क्या आगे लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कैश है 280,000 का, और 2019 में 265,000। सही। इसके अलावा इन्वेंट्री है 131,000 की और 121,000। सही। अकाउंट रिसीवेबल हैं आपके 395,000 के और 364,000। सिक्योरिटीज़ हैं 570,000 की,
सिंपल 5000 की, सही है। अकाउंट पेबल है 250,000 का और 285,000, सही। अनअर्न्ड इनकम है 50,000 की, 70,000 का, सही। नेट क्रेडिट सेल्स है 1 मिलियन की, 9 लाख की, सही। और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल 2019 के लिए, और फिर ये बोल रहे हैं करंट एसेट करंट रेशो 2018 के लिए। इसके बाद एसेट टेस्ट रेशो 2019 के लिए, और रिसीवेबल टर्नओवर 2019 के लिए, सही। अब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था? वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है आपका, वर्किंग कैपिटल क्या है? सही। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मेरे पास पहले तो मैं अपना डाटा निकालूँ, मुझे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी ज़रूर चाहिए, सही। तो सबसे पहले मैं करंट एसेट कंप्यूट करूँ। करंट एसेट क्या क्या है यहाँ पे? मेरे पास आ रहा है कैश 280,000, 265,000। इसके बाद इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है 131,000 और 121,000, सही। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास आ रहा है 395,000 और 364,000। ये वो चीज़ें जो मैं अगर कुछ ना भी बोले तो ये आपके करंट एसेट में ही आती। सिक्योरिटीज़, यहाँ पे मसला है कि सिक्योरिटीज़ को इसने एक्सप्लेन नहीं किया ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हम इसे करंट ही लेकर के चल लेते हैं, सही है। ये मेरे पास सारे एसेट आ गए। अब ये एसेट कितने सम कर लेते हैं इनका, ये एसेट कितने हो रहे हैं आपके 280,000 के, कैश 131,000, ये सम करके कोई बताएगा? करंट लायबिलिटी में देखें, करंट लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं? अकाउंट्स पेबल, अनअर्न्ड इनकम, ये दो चीज़ें आ रही हैं। अकाउंट्स पेबल, अनअर्न्ड इनकम कितनी है मेरी? 50, 70, 1 मिलियन, 250, 285, 50, 70, 250, 285, 2,000, 70,000,
सही है, ये तो आपकी हो गया 3 लाख और ये आपका हो गया 455। सही है। अब आपको निकालना है क्या, वर्किंग कैपिटल। किस साल का निकालना है, आप पहले फॉर्मूला लिखोगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला के आपको 2019 के लिए निकालना है। आप लिखोगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये आपके आ गया 2019 के लिए 1376,000 माइनस 3 लाख, ये आपका आ गया 1076,000, ये आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। सही है। इसके बाद दूसरा मुझसे क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये बोल रहे हैं कि आप मालूम करें करंट रेशो 2018 के लिए। भाई सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूँगा, सही। करंट एसेट मेरे पास कितने आ रहे हैं 2018 का, 1305 और 455। अब जल्दी से मुझे कंप्यूट करके ये बता दें कितना हो रहा है। 1305,000 डिवाइड बाई 455,000, जल्दी से बता दें कितना हो रहा है ये। जल्दी खुद कर लो। अच्छा जी, 2.87 यानी 2 टाइम्स करंट एसेट, तकरीबन 3 टाइम्स करंट एसेट जो है मौजूद है टू सेटल करंट लाइबिलिटीज़ 2018 में। सही। तीसरा मुझसे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एसिड टेस्ट रेशो बता दें 2019 के लिए। एसिड टेस्ट रेशो फॉर्मूला क्या है इसका, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट मेरे पास 2019 में कितने 19 का था ना 1376,000। मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री आ रही है मेरे पास 131,000। करंट लाइबिलिटी मेरी आ रही थी 3 लाख। अब जल्दी से मुझे कंप्यूट करके बताएं। यार खुद कर दी। ये आपका आ जाएगा 4.15। सही है। इसका इसका क्या मतलब आ रहा है, इसका ये मतलब है कि करंट रेशो 2019 का अगर मैं एक मिनट, मैंने 2018 का निकाला था तो 2018 की लाइब्रेरी पूरी सही। ओके सही। सही, यानी अगर मैं देखूं तो करंट रेशो और करंट एसेट रेशो, अगर मेरा एसेट टेस्ट रेशो जिसमें से स्टॉक की अमाउंट ऑलरेडी निकली हुई है वो फिगर ज़्यादा है करंट रेशो से प्रीवियस ईयर के, तो इसका मतलब है मेरी इस साल लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा बेहतर हुई है, मेरे पास एसेट ज़्यादा आए, लाइबिलिटीज़ मेरी कम है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे ऐसे देख भी पा रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरे पास एसेट कम थे और कंपैरेटिवली लाइबिलिटी ज़्यादा थी। सही है। करंट ईयर में मेरी लाइबिलिटी तो और कम हो गई और एसेट और ज़्यादा बढ़ गए। सही। अच्छा, रिसीवेबल टर्नओवर 2019 के लिए निकालना है मुझे। रिसीवेबल टर्नओवर सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, क्या फॉर्मूला है इसका, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल कितनी थी 2019 की, 1 मिलियन है। सही।
एवरेज रिसीवेबल कितने हैं? अब इन्होंने 2 साल के रिसीवेबल मुझे दिए हुए हैं, सही है ना? 2 साल के इन्होंने मुझे रिसीवेबल दिए हुए हैं, तो मैं इसको सम करूँगा और डिवाइड बाई 2 करूँगा, 395 और 364। 395,000 प्लस 364,000 डिवाइड बाई 2, सही। कितना आ जाएगा ये? आप लोग तो बताएंगे नहीं। 379 और इसको मैं डिवाइड कर दूँ अगर, तो ये आ जाता है 2.635, सही है। अच्छा, ये आप एटलीस्ट 4 डिजिट तक लेकर के जाओ, क्योंकि ये आगे मेरा ज़ीरो आ गया, इसलिए मैं 4 डिजिट पे लेके नहीं जा रहा, सही है। तो अगर मुझे डेज़ में ही निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं 365 को डिवाइड कर दूँगा 2.635 से, सही है ना? इंतहाई 20 दिसंबर रिसीवर हैं के 138 डेज़ में, सही है। अप्रॉक्सीमेट ये आपके कितने महीने हो गए? तकरीबन 5 मंथ्स, सही है। यानी 5 मंथ्स के लिए ये क्रेडिट दे रहे हैं तो है। सिंपल रिसीवेबल टर्नओवर डेज जो वो डिसाइड नहीं करता, अगर क्रेडिट टर्नओवर डेज भी आपका हाई है तो फिर रिसीवेबल का मसला नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो, सही है ना? अच्छा, आज मैंने रेशो एनालिसिस बहुत जल्दी जल्दी में ख़त्म किया, तो एक दफ़ा इस लेक्चर को आप लोग रिवाइज ज़रूर करोगे और फिर अपने क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करोगे। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ इतनी ख़ास नहीं है इस पूरे रेशो एनालिसिस में। रेशो की वर्किंग है बेसिकली, रेशो रेशो से कंप्यूटेशन है, एनालिसिस नहीं है आपको में। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आप लोग करने की कोशिश करें, पास्ट पेपर से सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। कल हम इसके ऊपर नेक्स्ट जो जाएंगे वो कैश फ्लोज है, उसके बाद अमलगमेशन है, फिर फाइनल अकाउंट्स है। 3 टॉपिक्स हमारे रहते हैं और ये 3 टॉपिक जैसे हुए आपका इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग का पेपर पास, सही। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।